Hello, how are you all doing? I hope that you all are doing very well. I'm Asha Singh Chauhan and you're watching English Guide. Learn English with Asha. So today we are going to learn about future indefinite tense और future simple tense. फ्यूचर के बारे में पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में हम शैल और विल का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते थे और बाकी सबके साथ आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते थे और बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी के साथ विल का यूज कर सकते हैं, उसको गलत नहीं माना जाता। ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस की क्या पहचान होती है कि उसके लास्ट में गा गे की आता है। ठीक है, और कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में उसमें बताया जाता है, इसलिए उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अफर्मेटिव इसका होता है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि शैल हमेशा आई और वी के साथ यूज होता था, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में जैसे बोलचाल में हम सभी के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन शैल का यूज अभी भी कब होता है? जब हम कोई बात जोर देकर कह रहे हैं, कोई इमोशन है, कोई फीलिंग है, उसको हम जब जोर देकर कहते हैं तो हम वहां पर उसका जस्ट ऑपोजिट, जस्ट उल्टा यूज करते हैं, यानी आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ शैल का यूज करते हैं। जब कोई बात हम जोर देकर कहते हैं तब हम आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं और बाकी सबके साथ शैल का यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म, जैसे आई विल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आई एपोस्ट्रोफी डबल एल। सभी में है ना, इसमें एपोस्ट्रोफी डबल एल लगता है। जैसे आई विल, इसमें आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, यू विल, यू एपोस्ट्रोफी डबल एल। आई शैल या वी शैल का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है। अब इसको बोला कैसे जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है? आई विल, इसको आई विल नहीं बोलते, आई, यू विल, विल, शेल, हेल, इटल, दे। ठीक है, इस तरह से इसको बोला जाता है। अब यह कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आई विल नॉट, जब हम नेगेटिव में नॉट यूज करते हैं, आई विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आई डब्ल्यू ओ एन फिर एपोस्ट्रोफी टी, आई डब्ल्यू ओ एन एपोस्ट्रोफी टी। आई वोंट, आई वोंट। आई शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आई SHAN एपोस्ट्रोफी टी, इसको बोलते हैं शांत। आई शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है आई शैन और आई शांत, है ना। मतलब एक ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होता है, तो इसको आई शैंट भी बोलते हैं, आई शांत भी। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको गोइंग टू का यूज भी बताया था। हम गोइंग टू का यूज भी कोई फ्यूचर प्लान बताने के लिए या प्रिडिक्शन, आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है कि ऐसा होगा, है ना, ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि ऐसा होगा, तो उसके लिए भी आप बी का प्रेजेंट जो फॉर्म होते हैं, बी के प्रेजेंट फॉर्म के साथ गोइंग टू यूज करते हैं। बी के प्रेजेंट फॉर्म क्या होते हैं? इज, एम, आर। बी के पास्ट फॉर्म होते हैं वाज, वर, और वर्ब बी के फ्यूचर फॉर्म होते हैं शैल, है ना। तो बी, वर्ब बी के प्रेजेंट फॉर्म के साथ गोइंग टू यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इन दिसंबर, ये क्या शो कर रहा है? उनका फ्यूचर प्लान जो पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह प्लान हो चुका है कि दिसंबर में वो लोग शादी करने वाले हैं। तो दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इन दिसंबर, दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इन दिसंबर। यहाँ पर भी
मतलब भले आर लगा हुआ है लेकिन ये प्रेजेंट नहीं, ये एक तरह से फ्यूचर के ही बारे में बता रहा है। तो भले यहाँ पर आर लिखा हुआ है जो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन इज एम आर गोइंग टू, है ना, उसका यूज हम फ्यूचर का ही कोई एक्शन बताने के लिए करते हैं। ठीक है, तो दे आर गोइंग टू गेट मैरिड इन डिसम्बर, ये उनका प्लान शो कर रहा है। एक प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन क्या होता है कि आप एक तरह से कुछ बता रहे हो, भविष्यवाणी जैसे कि मतलब भविष्यवाणी मतलब जैसे कभी ऐसा लग रहा है ना कि एकदम काले काले बादल हो रहे हैं और आपको लग रहा है बारिश होगी, तो बोलते हो ना कि आज तो बारिश होगी। तो जैसे इट्स गोइंग टू स्नो अगेन सून, मतलब बहुत जल्दी फिर से बर्फबारी होगी। तो ऐसा दिख रहा होगा कि मतलब जिन जगहों पर बर्फबारी होती है तो वहां उस समय जिस तरह का मौसम होता है तो वैसा मौसम हो रहा होगा, तो वो देख के एक प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि जल्दी बर्फबारी होगी फिर से। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अब हम इनके सेंटेंसेस देखते हैं। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, ये यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट विल और शाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ बच्चे खेलेंगे, बच्चे खेलेंगे, तो यहाँ पर बच्चे क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन क्या है, ये थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो इसमें विल लगेगा। वैसे तो सभी के साथ आप विल लगा सकते हैं, अब तो मतलब मॉडर्न इंग्लिश में कोई वही नहीं है कि आई और वी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी के साथ विल लगाना है, ऐसा नहीं है। तो अब आप सभी के साथ विल लगा सकते हैं। द चिल्ड्रन विल प्ले, ठीक है, द चिल्ड्रन विल प्ले, ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तुम काम करोगे, तुम यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन, तुमको क्या बोलते हैं, यू, यू के साथ विल, यू विल वर्क, यू विल वर्क। वह जाएगा, वह जाएगा, तो क्या होगा, वह के लिए ही विल गो। अगर यहाँ पर होता तुम जीतोगे और आप पूरे बिल्कुल दावे के साथ कह रहे हो कि तुम हर हाल में जीतोगे, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि यू शैल विन, यू शैल विन, है ना। तो यहाँ पर मतलब वैसे जनरली आई और बी के साथ शैल यूज होता है, लेकिन जब आप पूरे दावे के साथ जोर देकर कोई बात कहते हो तो वहां पर आप इसका उल्टा यूज होता है, यानी आई और बी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल। तो यहाँ अगर आप पूरे जोर देके ये बात कह रहे हो तो यहाँ पर यू के साथ आप शैल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस का अफर्मेटिव, है ना। ठीक है, अब है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल और विल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट शैल और विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि वे पार्क में नहीं खेलेंगे, वे पार्क में नहीं खेलेंगे, क्या हो जाएगा, वे के लिए वे थर्ड पर्सन प्लूरल दे ना, वे को हम बोलते हैं दे विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने के लिए प्ले, दे विल नॉट प्ले इन द पार्क, ये हो गया ऑब्जेक्ट इन द पार्क, दे विल नॉट प्ले इन द पार्क। ठीक है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, फिर उसके बाद शैल और विल, तो यहाँ विल, फिर नॉट, ये नॉट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, इन द पार्क। ठीक है, फिर वह कल स्कूल नहीं जाएगा, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, तो क्या होगा, ही, वह के लिए ही के साथ विल, फिर उसके बाद वर्ब क्या है, जाना, तो ही पहले नॉट आएगा, नहीं के लिए नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, फिर जाने के लिए
go, verb की first form go. He will not go to school tomorrow. Yes, very good, Anna. He will not go to school tomorrow. ठीक है. फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी. मैं तुमसे बात नहीं करूंगी. तो क्या होगा? I के साथ will not, I will not, या shall भी लगा सकते हैं आप, है ना. shall भी लगा सकते हैं. I will not talk to you. I will not talk to you. I will not, बात करने को talk. I will not talk to you. ठीक है. यह हो गया आपका नेगेटिव. इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले shall और will, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. ठीक है. जैसे यही सेंटेंस है, हम इसको इंट्रोगेटिव में बनाते हैं. क्या वे पार्क में खेलेंगे? क्या वे पार्क में खेलेंगे? ठीक है. तो इसका कैसे होगा? विल, सबसे पहले हम विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट है दे, विल दे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, विल दे प्ले इन द पार्क. विल दे प्ले इन द पार्क. क्या वह कल स्कूल जाएगा? क्या वह कल स्कूल जाएगा? क्या होगा? विल he go to school tomorrow? Will he go to school tomorrow? Will, है ना. फिर क्या है? सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है he, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म go, फिर बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट. Will he go to school tomorrow? क्या वह तुमसे बात करेगा? क्या वह तुमसे बात करेगा? तो क्या हो जाएगा? Will he, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक. विल ही टॉक टू यू? विल ही टॉक टू यू? ठीक है. विल, फिर सब्जेक्ट क्या है? ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक. विल ही टॉक टू यू? क्वेश्चन मार्क. ठीक है. समझ में आया आपको इंट्रोगेटिव? उसके बाद है इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना. इसका स्ट्रक्चर होता है शैल और विल प्लस सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. और अगर क्वेश्चन वर्ड वाला है तो पहले क्वेश्चन वर्ड, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिसका आंसर यस या नो में होगा तो उसके लिए हमको क्वेश्चन वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं होती. जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को हम शुरू में लगा देते हैं. तो जो यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर यस या नो में होगा उसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर होगा. और जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होगा तो उसमें हम पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ऐसे ही वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी क्वेश्चन वर्ड का मैं आपको बताना भूल गई. उसमें भी पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, जिसका आंसर यस या नो में नहीं होगा उसमें पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद शैल विल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पर सेंटेंस है, क्या तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे? क्या तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे? ठीक है. और क्वेश्चन मार्क. क्या तुम कल दिल्ली नहीं जाओगे? तो क्या हो जाएगा? विल यू, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो होगा यू. विल यू, फिर उसके बाद नॉट. हमेशा नॉट कब आता है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में. ठीक है. सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में. विल यू नॉट गो टू दिल्ली टुमारो? विल यू नॉट गो टू दिल्ली टुमारो? ठीक है. कल दिल्ली नहीं जाओगे. ठीक है. रीना तुमसे बात क्यों नहीं करेगी? रीना तुमसे बात क्यों नहीं करेगी? ठीक है. क्या हो जाएगा? क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन यहाँ पर है क्यों, तो क्यों के लिए हम क्या यूज करते हैं? वाई. वाई के बाद विल, विल के बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? रीना. वाई विल रीना नॉट, फिर बात करने को टॉक. वाई विल रीना नॉट टॉक टू यू? वाई विल रीना नॉट टॉक टू यू? ठीक है. वाई विल रीना
नॉट टॉक टू यू, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद विल, फिर सब्जेक्ट है रीना, उसके बाद है नॉट, उसके बाद वर्ड का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।